गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर हिंदी टीचर। आज हम क्लास 6 की दूसरी पाठ को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है घर की तलाश, जिनके लेखक है श्री बिपिन चंद्र। यह कहानी एक जंगल में रहने वाली शेर की है जो अपनी घर की तलाश में है। इस कहानी में मनुष्य द्वारा वृक्ष अथवा जंगल काटने के कारण शेर पशु पक्षियों की समस्या को बताया गया है। चलिए अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। मेरा नाम बनराज है। मैं बिल्ली प्रजाति का हूँ। मैं 2.5 वर्ष का हो गया हूँ। शीघ्र ही वैक्स हो जाऊँगा। मुझे 30 से 35 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का छोटा सा घर चाहिए। मेरी समस्या कोई सुने और मुझे एक घर आवंटित करा दे, क्योंकि दुधवा के जंगल कट रहे हैं। मैं भी विस्थापित हो गया हूँ। शेर कहता है, मेरा नाम बनराज है। बनराज किसे कहते हैं? जंगल का राजा। जो कौन है? शेर, जो बिल्ली प्रजाति का है। यह शेर 2.5 वर्ष का हो गया है, मतलब 2 साल आधा। इसे 30 से 35 किलोमीटर की छोटी सी जगह चाहिए। शेर चाहता है कि उसकी समस्या कोई सुने और एक घर की भाग दे दे, क्योंकि दुधवा के जंगल कट रहे हैं और उसके आस्थान जबरदस्ती हटा दिए गए हैं। आवंटित मतलब बंटवारा। दुधवा एक जगह है। विस्थापित का मतलब जो अपने स्थान से जबरदस्ती हटा दिया गया हो। मैंने जोर से दहाड़ मारकर मुझे देखने आए सैलानियों को अपनी समस्या सुनाई। उन्होंने इस कान से सुना, दूसरे कान से बाहर निकाल दिया। 6 महीने तक 600 सैलानियों से मैं मूछें नीचे कर मिनती करता रहा। उनसे आँख मिचोले कर उन्हें खुश करता रहा, लेकिन सबने मुझे देखा, मेरी दास्तान सुनी और मुंह फेर कर चले गए। सैलानियों का मतलब है यात्री, दास्तान मतलब कहानी। शेर कहता है, वो जोर से दहाड़ मारकर अपनी समस्या यात्रियों को सुनाई, पर उन्होंने शेर के बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। शेर 6 महीने 600 सैलानियों से विनती करता रहा। वो आंखें मिचोले करके उन्हें खुश करता रहा। उन्होंने शेर को देखा और उसकी कहानी सुनी, फिर भी वे मुंह मोड़कर चले गए। मैं फिर सैलानियों से कतराने लगा, मतलब शेर सैलानियों से डरने लगा। दुधवा में आए सैलानियों को देखकर मैं झाड़ियों में छिप जाता और उनके सामने नहीं आता। मैं छिपकर उनकी बातें भी सुनता। एक दिन कुछ सैलानी आपस में बातें कर रहे थे। मैंने उनकी तरफ कान लगा लिए। कान लगाना मतलब उनकी बातें सुन ली। वे कह रहे थे, विस्थापितों के लिए एक व्यापक योजना तैयार की गई है, मतलब जिनके घर हटा दिए गए हैं उनके लिए एक योजना तैयार की जा रही है। मैंने सब सुना, खुशी से फूलकर कुप्पा हो गया। मेरी समस्या का निदान हो गया। वाह, चलो हम जैसे पीड़ितों के लिए सोचा तो। मैं दहाड़ मारकर अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाऊंगा। मैंने निश्चय किया, मैं बोलूँगा, जंगल कटते जा रहे हैं, हमारे घर उजड़ते जा रहे हैं, हम
बेघर हो गए हैं, हमें घर चाहिए, हमें घर दो, यह हमारा नारा होगा। तो शेर का नारा क्या होगा? जंगल कटते जा रहे हैं, हमारे घर उजड़ते जा रहे हैं, हम बेघर हो गए हैं, हमें घर चाहिए, हमें घर दो, यह उसका नारा होगा। अब शेर ने सोचा, धुंधुआ में बैठकर कुछ नहीं होगा, राजधानी जाना पड़ेगा, वही मेरी आवाज़ सुनी जाएगी, वहाँ फॉर्म मिलेगा, मैं फॉर्म भरूंगा, रजिस्ट्रेशन करूंगा और सबसे फरियाद करूंगा, घर तो हासिल करके ही रहूंगा, मेरा सपनों का घर। फरियाद का मतलब है जुल्म की शिकायत, वो वहाँ जाकर राजधानी जाकर शिकायत करेगा। मैंने देश की राजधानी की ओर कुछ कर दिया, सड़क का रास्ता जानता नहीं था, मैंने गोमती नदी का मार्ग पकड़ा, उसके किनारे किनारे चला, पहले पीलीभीत पहुंचा, फिर सीतापुर, झुरमुटों के लुकटा छिपटा राजधानी लखनऊ के सीमा क्षेत्र में पहुंच गया, मुझे लगा मेरी मंजिल करीब है। तो शेर कौन सी नदी का मार्ग पकड़ा? गोमती। और उसे मार्ग पर कौन कौन सी जगह मिली? पीलीभीत और सीतापुर। और वो किसकी सीमा पे पहुंचा? राजधानी लखनऊ के। तभी मुझे भनक लगी, कोई मेरा पीछा कर रहा है। छोटी सी बात थी, मुझे भूख लगी थी और मैंने एक बकरी को आहार बना लिया था। बुरा हो इस मुए आदमजात का। मैं छिप छिपाकर चुपचाप बिना आवाज़ किए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए आगे बढ़ रहा था। फिर भी शोर मचाने लगे, शेर शेर। मुझे एहसास हो गया कि पुलिस और वनकर्मी भी मेरे पीछे लग गए हैं। मुझे पुलिस की मुस्तैदी पर बहुत आश्चर्य हुआ। मेरे परिवार वाले ना रोए होंगे, ना ही हमें ढूंढना होगा। उन्होंने पुलिस में एक एफआईआर भी नहीं लिखवाई होगी। फिर पुलिस मुझे ढूंढने और पकड़ने क्यों निकल पड़ी? मुझे क्यों पकड़ेगी जिसने कोई अपराध किया ही ना हो? एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। शेर को लगा कोई उसका पीछा कर रहा है, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी, तो उसने एक बकरी खा ली। वो चुपचाप बिना आवाज़, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए आगे बढ़ रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि पुलिस और वनकर्मी उसके पीछे लगे हुए हैं। वो पुलिस को देखकर चौंक गया, क्योंकि उसे पता था कि उसके परिवार ना रोए होंगे और ना उसे ढूंढना होगा। उन्होंने तो एक एफआईआर भी नहीं लिखी होगी। तो वो सोचने लगा, बिना अपराध के पुलिस मेरे पीछे क्यों लगी है? मैंने निश्चय किया कि मैं सबको खूब छकाऊंगा। मेरे कारनामे देखकर सबको दांतों तले उंगली दबानी पड़ेगी। दांतों तले उंगली दबाना एक मुहावरे है जिसका मतलब है दंग रह जाना। शोर मचाने वाले इन आदमियों को जरा भी अकल नहीं। उन्हें नहीं मालूम कि तमाम आदम वनवासी हम वन प्राणियों के साथ पड़ोसी बनकर जंगल में विचरते हैं। तो हम पशु क्यों नहीं शहरों में उनके पड़ोसी बनकर रह सकते? अरे मनुष्य, इतना भी नहीं समझते। तुम जंगल घूमने और हमें देखने आ सकते हो, तो क्या मैं शहर घूमने तुम्हें देखने
नहीं आ सकता? जरा बनराज की बात समझो। मनुष्य बनराज घर आवंटित करवाने तुम्हारे शहर आया है, फिर अपने घर वापस चला जाएगा। शेर कहता है कि अगर वनवासी जंगल में पड़ोसी बनकर रह सकते हैं और उन्हें देखने तथा जंगल में घूमने आ सकते हैं, तो वे पशुओं क्यों शहर घूमने और उन्हें देखने नहीं आ सकते? शेर मनुष्य को उसकी बात समझने को कहता है। मैंने सभी लोगों को चकमा दिया और गोमती के किनारे झुरमुटों में लुकते छिपते लखनऊ की सीमा पर पहुंच गया। लखनऊ नवाबों की नगरी। मुझे मेरी दादी माँ से सुनी कहानी याद आई। नवाबजादे अपने मनोरंजन के लिए हम पशुओं को आपस में लड़वाते थे। बड़ा भयानक दृश्य होता था, लेकिन अब उनके दिन लद गए। अब आदमी स्वयं आपस में लड़ते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मनुष्य ने भी हम पशुओं के प्रवृत्तियों को अपना लिया। तो गोमती क्या था? नदी। शेर को उसकी दादी की कहानी याद आ गई। पहले के नवाबजादे राजा अपने मनोरंजन के लिए जानवर को आपस में लड़ने देते थे, जो बहुत भयानक होता था। लेकिन अब तो आदमी खुद एक दूसरे से लड़ते हैं। इसलिए शेर खुश था कि मनुष्य भी उनकी तरह बन गया है। अब पुलिस और वनकर्मियों के साथ उसकी सुरक्षा करने वाले लोग भी शेर के पीछे पड़ गए। यह लोग तो मुझे फॉर्म भी खरीदने और नहीं देंगे और रजिस्ट्रेशन भी नहीं करने देंगे, ये शेर कहता है। उसे उसका घर नहीं मिलेगा। वे हाथियों पर बैठकर मुझे पकड़ने निकल पड़े हैं और मैं उनकी पहुंच से बाहर रहना चाहता हूँ। झुरमुट और दलदल पार करता मैं गोसाईगंज के जंगलों में छिपता फिरने लगा। चलते चलते मैं बहुत थक गया था और बहुत जोर की भूख लगी थी। मैं एक खेत के किनारे लंबी घास की झाड़ियों में छिपा था। तभी मेरी आँखों में पेंसिल टॉर्च जैसी रोशनी से किसी को हिलते डुलते देखा। मैंने लंबी छलांग लगाई और उसे दबोच लिया। उसने लाठी हवा में उड़ाई और चिल्लाया भी, लेकिन उसकी गर्दन मेरे मुंह में थी। वो मेरा भोजन पशु नहीं मनुष्य था। क्या करूं? भूख ने मुझे मजबूर कर दिया था। शेर चलते चलते बहुत थक गया और उसे बहुत भूख लगी थी। वो एक खेत के किनारे लंबी झाड़ियों में छिप गया। तभी उसकी आँख में पेंसिल टॉर्च जैसी रोशनी से किसी को हिलते देखा। वो लंबी छलांग करके उसको दबोच लिया। उस मनुष्य ने लाठी हवा में उछाली और जोर से चिल्लाया, लेकिन उसके गर्दन शेर के मुंह में था। तब शेर ने देखा, यह तो कोई पशु नहीं बल्कि मनुष्य है। मैं इन आदमियों को क्यों छोड़ूं? ये आदमी भी तो विभिन्न प्रजातियों के पशु पक्षियों को मारकर दावत उड़ाते हैं। मैंने क्या बुरा किया जो मनुष्य को शिकार बनाया? फिर भी यदि मेरा प्रिय भोजन बकरी, सूअर या कोई और पशु मिल जाता तो मैं मनुष्य को छूता भी नहीं। मैं जानता हूँ मनुष्य जाति मुझे अब
आदमखोर की संज्ञा देगी, क्योंकि इस शेर ने इस मनुष्य को खाया था। और आदमखोर का मतलब होता है मनुष्य को खाने वाला। हाँ, मैं आदमखोर हो गया हूँ। तुम भी तो क्या पशुखोर नहीं, उससे भी ज़्यादा हो। पशु तो पेट भरने के लिए परभक्षी बनते हैं, तुम तो पेट के साथ जेब भरने के लिए भी पशु अंगों का व्यापार भी करते हो। कितने बड़े व्यापारी हो तुम अंगों के। हम ना मनुष्य को और ना पशु पक्षियों को बंधक बनाते हैं। तुम पशुओं को तो क्या अपनी प्रजाति के बच्चों तक को बंधक बनाते हो, बेचते हो और उनके अंगों का व्यापार भी करते हो। फिर भी मनुष्य जाति अपने को सभ्य कहती है। क्या सभ्य कहलाने की यही परिभाषा है? शेर कहता है, हाँ मैं आदमखोर हूँ, लेकिन तुम मनुष्य भी तो पशुखोर नहीं, उससे भी ज़्यादा हो। पशु तो पेट भरने के लिए दूसरों को खाते हैं, लेकिन मनुष्य तो पेट भरने के साथ पैसा भी कमाना चाहते हैं पशु के अंग को बेचकर। जानवर तो ऐसे नहीं करते। फिर भी मनुष्य अपने को भला अच्छा आदमी समझते हैं। इसलिए शेर कहता है, क्या सभ्य का परिभाषा यही है? सभ्य का मतलब है भला आदमी। मैं सब कुछ समझ गया हूँ। कोई मनुष्य वनराज की आवाज़ सुनने वाला नहीं, मुझे घर आवंटन करने वाला कोई हमदर्द नहीं। सब मेरे घरों अर्थात जंगलों को काटने वाले हैं, जंगल बसाने वाला कोई नहीं। इन स्वार्थियों को तो कमाई करनी है। मनुष्य के बराबर हमारे अधिकारों के पैरवी करने वाला कोई वकील नहीं और सुनवाई करने वाला कोई भी जज नहीं। यदि कोई मेरी जैसी लुप्त मतलब गायब होती दूसरे प्रजातियों के प्रति गंभीर चिंतक है तो मुझे घर आवंटित करवाए ना। मुझे राजधानी से दूर हड़का दिया है। मैं फैजाबाद के सनरिच वन क्षेत्र में भटक रहा हूँ। वे मुझे अब आदमखोर घोषित कर मेरी जान लेना चाहते हैं। 4 महीने हो गए हैं। मैं दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा हूँ। मैं अकेला और मेरे प्राणों के प्यासे सब मेरे पीछे पड़े हैं। मैंने भी हार नहीं मानी है। मैं थक जरूर गया हूँ, लेकिन मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं इन सबको खूब छकाऊंगा। शेर अब वन में 4 महीने तक भटक रहा है। मनुष्य उसे आदमखोर कह रहे हैं और उसे मारना चाहते हैं। शेर अकेला है पर उसे मारने वाला है 100। फिर भी अब तक शेर ने हार नहीं मानी है। मुझे बचाओ की आवाज़ बहुत लगा चुका हूँ अब, और अपनी जान की भीख नहीं मांगूंगा। मैं मनुष्य की तरह कायर नहीं जो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाए, मुझे बख्श दो। मैं अपना अंत जानता हूँ। मैं घायल हो गया हूँ, लेकिन कायर नहीं। ये मेरी जान के दुश्मनों, वनराज की दहाड़ सुनो। जब तक सांस है मैं लुटता छिपता भागता रहूँगा। मुझे तुम्हें छकाता रहूँगा। जब तुम अपने इरादे में सफल हो जाओ तो मेरे अंकों को
मानव कल्याण के उपयोग के लिए जरूर लाना। हम पशु दधीचे के अनुयायी हैं, यह ना भूल जाना। यह मेरी लास्ट बिल और विश है। अलविदा। शेर अब उसे बचाने को किसी से नहीं कहेगा तथा अपनी जान की भीख नहीं मांगेगा। वो कहता है कि मनुष्य की तरह वो कायर नहीं, वो घायल है लेकिन कायर नहीं। जब वो मर जाएगा तो उसके अंगों को मानव के अच्छे कामों में उपयोग करे, यह वो कहता है। अंत में शेर कहता है, हम पशु दधीची एक ऋषि महात्मा जिनकी अस्थियों से इंद्र का वज्र बना था के अनुयायी है, पीछे चलने वाले। यह न भूल जाना, मनुष्य को कहता है वो। यह शेर की लास्ट विल और विश है। अलविदा। इस प्रकार हम यह पाठ समाप्त करते हैं। इस पाठ में आपका यह सभी प्रश्न होमवर्क होगा जिन्हें आप करके मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करें। धन्यवाद।